जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का भी आप लोग का तैयारी हो रहा होगा। इसी बीच हम आज उत्पाद सिपाही और जेएसएससी फील्ड वर्कर, जिसे हम लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता कहते हैं, उसमें 2025 के लिए सामान्य ज्ञान मतलब कि जो क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन जो आते हैं पूरे विश्व से, वे क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूरे विश्व से जीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हूबहू आपके 40 क्वेश्चन में तो आप फिक्स मानो मेरे भाई कि 5 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि देखने को मिल सकते हैं। ये पक्का है। इसीलिए आप 40 क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, 40 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। सभी क्वेश्चंस में आपको फिगर भी दिखाया गया है कि आखिर जो भी क्वेश्चन है उसका फिगर से भी आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से प्रयास किया हूँ कि आप लोग को वीडियो देखने के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप आसानी तरीके से समझ कर याद कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक याद भी रहेंगे। चलिए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैलियों में मतलब शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? जो तपन कुमार पटनायक हैं वह यही हैं जो आप फिगर में देख रहे हो। ये बोला जा रहा है कि जो पट्टन कुमार पटनायक हैं वह कौन से नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते हैं, हासिल किए हैं। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र में? आपके छऊ नृत्य में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। सद्दम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? नाम याद रखिएगा, फिगर में आप देख रहे हो यही हैं आपके पीवी बालकृष्णन। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार को हासिल किए हैं? तो ये कथकली में किए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपसे कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है, आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है कि 2011 के जब जनगणना हुआ था तो केंद्रीय शासित प्रदेश लिंग अनुपात सबसे अधिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपके पुडुचेरी में है। पुडुचेरी ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो मेरे भाई बी क्या है आपका करेक्ट है। फिगर में आप यहाँ पे देखोगे तो यही आपका पुडुचेरी है यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपके रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है यही आपका पुडुचेरी है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, चलिए तो बताइए आप लोग। हूबहू आपके एग्जाम जैसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था, ये पूछा जा रहा है ना। किस वर्ष में? 2005 में। ऑप्शन देखिएगा मेरे भाई, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मतलब कि जो कालबेलिया है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताना है आपको। तो कालबेलिया इसी टाइप के होते हैं लोक नृत्य, और ये किस राज्य में होते हैं? तो आप फिगर से भी देख रहे होंगे कि ये राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी फीमेल से महिलाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएंगे। तो फिगर से आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन की ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से याद आप कर पाओ। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? ये तो आसान है, कितनी थी? तो यहाँ पे आप देखोगे तो 74.04%। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा तो देश के 5 सबसे पढ़े लिखे जो राज्य है उसकी साक्षरता दर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, इस टाइप से आप देख सकते हैं इनकी साक्षरता दर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए अगला देखिए। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो खेल होता है वह कैसा होता है, कौन सा खेल होता है? तो इसमें ये
खेले होते हैं, आप फिगर में देख रहे होंगे। यही जल्लीकट्टू खेल होते हैं। अब ये किस देश से संबंधित है ये यहाँ पे बताना आपको है। तो ये आपके भारत देश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो आपका सी करेक्ट है। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को मेरे भाई क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। लिख दे, चलिए लिख देता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, लिख लीजिएगा दिवस यहाँ पे, राष्ट्रीय युवा दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, लिख लेते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस ना, थल सेना। ठीक है, और 30 जनवरी को याद रख लीजिएगा आप लोग, 30 जनवरी को, जब 15 जनवरी को थल सेना हुआ तो 30 जनवरी को जो होगा शहीद दिवस। शहीद दिवस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, क्वेश्चन से आपका कि 9 नंबर क्वेश्चन है, बिछुआ निम्न का एक लोक पर्व है। बताइए कौन सा राज्य का लोक पर्व है, आपको बताना है बिछुआ। सबसे पहले कि इस टाइप का पर्व होते हैं, क्लियर हो गया होगा। अब ये असम में होता है, कहाँ पे होता है? असम में। असम में और भी पर्व होते हैं, जैसे आपके नट पूजा होते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र खेल गोपाल होता है, आपका बिहू होते हैं, तो ये सब होते हैं। केरल का मैं बात कर लूँ तो केरल का आप कमेंट में बताइएगा कि इसका लोक नृत्य क्या होते हैं। लेकिन झारखंड का अगर हम बात कर ले तो झारखंड में फगुआ हो गया, ठीक है, मुंडारी, सरहुल, डमकच हो गया, छऊ हो गया, सरायकेला छऊ हो गया, तो ये सब होते हैं। सोराई हो गया, मुंडा हो गया, संथाली हो गया, तो ये सब जो है आपके झारखंड में होता है। उत्तर प्रदेश में मैं बात कर लूँ तो रामलीला होते हैं, तो ये सब होते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आपका दीपावली भी वहीं, मतलब कि सबसे प्रसिद्ध वहीं पे है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है, बताइए। सबसे बड़ा ग्रह का अगर हम बात करें तो वह आपके बृहस्पति ग्रह है। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। लेकिन सबसे बड़ा तो है ही, लेकिन इसमें और याद रखिएगा सबसे अधिक भारी ग्रह भी है, ये भी याद रखिएगा। जो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये क्या है? आपका बृहस्पति ग्रह है। यहाँ भी आपका बृहस्पति ग्रह है, आप देख सकते हैं। अब जैसे बात कर ले अगर हम बुध ग्रह के बारे में, तो बुध ग्रह क्या है? छोटा ग्रह है। अगर छोटा ग्रह का बात करें तो बुध ग्रह होगा, और सबसे निकट ग्रह है, माने सूर्य से सबसे निकट। ठीक है, याद रखिएगा वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, और सबसे अधिक, मतलब कि अगर बोला जाए तो ठंडा ग्रह भी है। अगला देखिए, अगला अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह क्या है? एक सबसे अधिक चमकीला, अगर बात किया जाए तो चमकीला ग्रह है, और ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित है, और ये पृथ्वी की बहन भी कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग, शुक्र को, पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, चंद्रमा की जो अवस्थाएं हैं वह निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। माने चंद्रमा की जो अवस्थाएं हैं वह निम्न द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये चंद्रमा की परिक्रमा, ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ आपका डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? यही आपका सरदार सरोवर बांध है, और ये किस नदी पे बना है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये करीब उत्पाद सिपाही के 2019 के पेपर में आया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये नर्मदा नदी पर बना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है कि राज्यपाल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मेरे भाई 35 वर्ष है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का भी वही है, और आपके उपराष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का 35 वर्ष मिनिमम आयु होना चाहिए। 30 वर्ष किसका होता है? तो 30 वर्ष आपके जो राज्यसभा होते हैं और जो विधान परिषद होते हैं उनका 30 वर्ष आयु है। ठीक है, और अगला देखिएगा तो 25 वर्ष, तो 25 वर्ष आपके लोकसभा, विधानसभा, और लोकसभा से जो चुने जाते हैं वही तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री का भी वही हो गया 25 वर्ष जो लोकसभा का है, और विधानसभा में भी 25 वर्ष होते हैं। तो विधानसभा से ही मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको पता है। तो मुख्यमंत्री का भी 25 साल हुआ, मिनिमम एज होना चाहिए चुनाव में उठने के लिए। चलिए, तो समझ गए। तो लोकसभा, विधानसभा, और जो लोकसभा से प्रधानमंत्री बने और जो विधानसभा से मुख्यमंत्री बने उनका भी
जो कार्यकाल तो ऐसे 5 साल का होता है, लेकिन आयु सीमा 25 वर्ष का होना चाहिए इनका आयु। तो क्लियर हो गया होगा। जिसमें हम लोकसभा में संसद का चुनाव करते हैं, मैंने संसद का उसमें चुनाव होता है, विधानसभा में विधायक का होता है, तो विधायक से मुख्यमंत्री और संसद से आपके प्रधानमंत्री होते हैं। 21 वर्ष किसका है, तो 21 वर्ष में अगर देखें तो इसमें मुखिया जो होते हैं ग्राम पंचायत का, उसमें मुखिया का और सरपंच का ये एज होना चाहिए। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य। तो बाकी के जो न्यूनतम एज सीमा है यहाँ देखिए, ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में भी यहाँ पे है, और बाकी का जो कार्यकाल है कितना कितना वर्ष का ये है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है यहाँ देखिएगा तो 5 वर्ष है, ठीक है, लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पे आपका, राज्यपाल 35 वर्ष। अगला देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ सी करेक्ट है, वहीं का ये फिगर है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं। तो जैसे आजाद हिंद फौज, इंडिया नेशनल आर्मी को एक सैन्य इकाई के मतलब रूप में 1942 में कैप्टन मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, मतलब जो भारत के संविधान है इसमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, कौन इस पे निर्णय ले सकता है? संशोधन मतलब कि सुधार करने के लिए या फिर और भी इसमें कुछ ऐड करने के लिए मैं बात कर लें तो कौन ये सब निर्णय ले सकते हैं? तो संसद के द्वारा ही होता है। आप देखिए, इसी टाइप के संसद होते हैं, ठीक है, तो ये संसद के द्वारा ही होता है, जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह मतलब जितना रहते हैं सभी रहते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर ले कि भारत के संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाओगे। तो 16 नंबर है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके कहाँ पे है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, कसौली में है। अब कसौली कहाँ पे पड़ता है? तो ये चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है, चंडीगढ़ के पास है कसौली, याद रखिएगा। फिगर में आप देखो यहाँ पे, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। फिगर में देखिए, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कसौली, जिसका कोड भी है, और ये कहाँ पे है इसमें दिया हुआ होगा। चलिए, ये क्या है? एक प्रकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, याद रखिएगा आप लोग, और ये आपके चंडीगढ़ के पास कसौली है। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएंगे? करेक्ट है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है, और ये जो प्रशांत महासागर है ये त्रिभुजाकार जैसा है। आप फिगर्स में भी देख रहे होंगे, पूरा आप मैप में देखिएगा तो अच्छे तरीके से इसको पता चलेंगे, ये त्रिभुजाकार है। चलिए, तो अगला देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? जो भारत है और जो पाकिस्तान है, इसमें कौन सी सीमा है आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आप फिगर्स में भी देख रहे होंगे। चलिए, इसको मैं डार्क करता हूँ तो क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फिगर्स में आप देख रहे होंगे, इधर आपका जो इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, ठीक है, और इन्हें आप देखिएगा तो यहाँ भी है, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान है तो इधर भी है। तो इसमें जो रेखा है ना, ये जो रेखा ऐसे बना हुआ है, ये जो एक लाइन दिया गया है उस लाइन को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पे अक्सर, ठीक है। क्या कहा जाता है? आपके मैकमोहन रेखा किसके बीच है, आप बताइए। मैकमोहन रेखा आपके भारत और चीन के बीच है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब से हुआ था? तो 27 अप्रैल 1914 को जो है निर्धारित है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा ये तो आपके भारत चीन के बीच है। तो जो रेड क्लिफ रेखा है ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच है, 15 अगस्त 1947 को निर्धारित है, मतलब कि जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए, तो और डुरंड रेखा ये आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच है, याद रखिएगा आप लोग। तो यही है, आप समझ गए कि क्या मैं आपको समझाने का प्रयास किया। फिगर रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो जाता है आप लोग को, और फिगर के अनुसार क्वेश्चन सेट रहता है तो याद भी हो जाते हैं आसानी तरीके से। बिहार का शोक
नदी का वास्तविक नाम क्या है? बिहार का शोक नदी का वास्तविक नाम क्या है? तो ये कोसी नदी नाम है। ऑप्शन देखिएगा तो आपके बी करेक्ट हो जाएंगे, दामोदर नदी, यही आपका कोसी नदी है, याद रखिएगा। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक जो है आपके दामोदर नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चंस, चलिए देखिए। अगला आपका राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ है? यही आपका राजस्थान है। और राजस्थान जो राज्य है इसकी राजधानी जो है जयपुर है, ठीक है। और ये आप फिगर में देख रहे होंगे, यही आपका जयपुर शहर है। अच्छा खासा शहर है यहाँ देखा जाए तो, ठीक है। अब चलिए रायपुर किसका है? तो रायपुर आपके छत्तीसगढ़ का है, सीजी का। तो सीजी का जो राजधानी है वह छत्तीसगढ़। अब चलिए भोपाल किसका है? तो भोपाल आपके एमपी, मध्य प्रदेश का किसका है? भोपाल। तो इस टाइप से क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है आपका संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 मेरे भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव को अपनाया गया था। कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी आपके शिलोंग है, यही आपका इस टाइप के शिलोंग है। जगह आप देख सकते हो, बेहद अच्छे है, घूमने वाला भी शहर है कह सकते हैं। अगर हम बात कर ले कि कोहिमा किसका है, ठीक है, तो नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और इम्फाल किसका है? इम्फाल आपका मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल हो गया। ये चीज़ें हैं। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन 23 है। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो ये टोक्यो को चुना गया है। ऑप्शन देखिएगा तो बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, खरीफ फसल कब होता है? खरीफ फसल कब होता है? खरीफ फसल आपके कब होते हैं ये यहाँ पे बताना है। खरीफ की फसल आपके जून से नवंबर के बीच में होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया होगा। और बात कर ले कि रबी की फसल कब होते हैं, क्योंकि रबी की फसल जो होते हैं ये आपके अक्टूबर अप्रैल में होते हैं। अगर हम रबी फसल की बात करें, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, यही सब होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के लिए भारत की देश की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग है कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके 17.64% है। ऑप्शन आपके डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अभी तक आपके 25 क्वेश्चन हुए हैं, 15 क्वेश्चन अभी और आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो पूरी क्लास को आप देखिए। चलिए उम्मीद होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है। आपको अगर एक बार आप वीडियो देख लिए तो मेरे भाई सभी क्वेश्चन को आपको याद होना फिक्स है। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ये तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बोलना है कि जो करो या मरो का जो नारा है गांधी जी द्वारा दिया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन देखिएगा तो भी करेक्ट है। यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, यही द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और भी कई प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? मतलब कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन देखिएगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए अगला देखिए। और यहाँ पे कुछ फैक्ट बता दे तो हाँ, इसकी आप लिख लीजिएगा कि इसकी जो शुरुआत हुआ था वह कब हुए थे, तो आपके 1985 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला आपका युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जो युआन है यही आपका मुद्रा है, युआन, युआन मुद्रा किस देश का है? तो चीन का है ना। ऑप्शन देखिएगा ए करेक्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान में कौन सा रुपया चलता है? तो पाकिस्तानी रुपया चलता है। श्रीलंका में श्रीलंका का रुपया चलता है। और रूस में रूबल चलता है, रूबल लिख देता हूँ, रूबल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फिगर देखिए आप, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वह कहाँ पे है? तो
देखिए नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली। ऑप्शन दिखेगा तो आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चंस। अगला आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू किया गया था, मतलब यहाँ पे बताना है क्लियर। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए तो फिगर में भी आप देख सकते हो कितना पुराना फोटो है, आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। चलिए तो इसमें कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हो। फैक्ट ये है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस आंदोलन को बॉम्बे अधिवेशन में शुरू करने का फैसला किया था। चलिए ऑप्शन देखिएगा, एक करेक्ट हो गया, 8 अगस्त 1942। अगला आपका चंपारण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? चंपारण जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, यहाँ छूट गया है, आप लिख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? आपके बिहार में हुआ था, ठीक है। और 1917 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा आप लोग। तो महात्मा गांधी का पहला अगर सत्याग्रह कौन था तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 का। फिगर में भी आप देखिए। अगला है आपका 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया या किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात किया जा रहा है या फिर जा रही है? तो यहाँ पे जो है संविधान का ना, भारतीय संविधान के बारे में बात किया जा रहा है, इसी पे हस्ताक्षर किए हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला देखिए, अगला है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया जाता है? तो 51 ए के तहत। ऑप्शन देखिएगा बी करेक्ट है। कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये तो बहुत आसान है, कराया भी है प्रैक्टिस सेट में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का यही उद्देश्य था कि कृषि का विकास करना, कृषि का विकास। ऑप्शन कृषि का विकास करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो ये 6% थी ना, 6%। ऑप्शन आपके बी मेरे भाई करेक्ट है। अगला देखिए, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो आप बने रहिएगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है? देखिए ये फिगर में भी देख सकते हैं, और पूरब की ओर बहने वाली जो नदी है वह आपकी दामोदर नदी है। ऑप्शन देखिएगा तो बी मेरे भाई करेक्ट है। चलिए इसको जल्दी कर देते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वह किसे कहा जाता है? तो वी आर मेहता को कहते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो बी मेरे भाई करेक्ट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है? तो ये मटर का जो है, मटर की फसल की मिट्टी जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। जो राइबोजियम जीवाणु के साथ सहजीवी संबंध के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ ऑप्शन दिखेगा तो आपके एक करेक्ट है, मटर। अगला है आपका, अगला देख पाओगे क्वेश्चन, तो स्वतंत्रता बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। फिगर में आप देख रहे होंगे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे। ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, यही है, ठीक है। ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रनांडे किसके सदस्य थे? तो ये प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन दिखेगा तो ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, यही है, महादेव गोविंद रनांडे, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से आपके जो सामान्य ज्ञान क्षेत्रीय कार्यकर्ता का बात कर ले या फिर उत्पाद सिपाही का बात कर ले, तो ऑल ओवर विश्व से जो क्वेश्चन 40 देखने को मिलते हैं उसी का ये प्रैक्टिस सेट हुआ है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो बेहद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है
और क्वेश्चन को फिगर से अट्रैक्ट किया गया है। जब आप फिगर्स को देख पाओगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका दिमाग में हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लगे हुए हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड, जय लीलांबर पीताम्बर।